हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल शिक्षा द एजुकेशन पॉइंट पर। आज इस वीडियो में हम अपनी 10th क्लास की हिंदी की पुस्तक क्षितिज के गद्य खंड के पाठ एक कहानी यह भी का सारांश देखेंगे, जिसकी लेखिका है मन्नू भंडारी। यह एक तरह की आत्मकथ्य है, लेकिन परिभाषा जो आत्मकथा की होती है उस तरह की नहीं है, सिलसिलेवार नहीं है, क्रम से नहीं है, लेकिन हाँ, इसे हम आत्मकथा ही कहेंगे। इसके अंतर्गत लेखिका ने उन व्यक्तियों एवं घटनाओं के विषय में लिखा है जिन्होंने उनके लेखकीय जीवन को प्रभावित किया। इसमें उनके पिताजी और उनके कॉलेज की प्राध्यापिका शीला अग्रवाल का नाम भी विशेष तौर पर बताती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम एक कहानी यह भी। इसमें लेखिका शुरुआत से बताती हैं कि लेखिका का जन्म मध्य प्रदेश के भानपुरा में हुआ था, और उसके बाद वे बताती हैं कि उनका परिवार अजमेर से पहले इंदौर में रहता था। उनके पिता की इंदौर में प्रतिष्ठा थी। कांग्रेस के साथ समाज सुधार के कार्यों में भी वे लगे रहते थे। उनके पिता घर पर ही विद्यार्थियों को पढ़ाते भी थे। एक ओर वे बहुत ही कोमल और संवेदनशील थे, तो दूसरी ओर बहुत ही क्रोधी और अहमवादी थे। अपनी माँ के विषय में लेखिका बताती हैं कि वे पढ़ी लिखी न थीं। वे सभी की इच्छाओं को पूरा करने और पिताजी की आज्ञा पालन में लगी रहती थीं। जब लेखिका के परिवार पर आर्थिक संकट आया तो वे सभी इंदौर से अजमेर आ गए। वहाँ उनके पिताजी ने अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश के अधूरे कार्य को पूरा किया। इससे उनके पिता को यश प्रतिष्ठा तो मिली, परंतु धन लाभ नहीं हुआ। मतलब कि इससे उनके पिताजी ने प्रतिष्ठा तो बहुत पाई, तारीफें तो बहुत मिली, लेकिन जो धन की कमी लेखिका के जीवन में या लेखिका के परिवार में हो रही थी, उसकी पूर्ति नहीं हो पाई। वे सदा प्रयास करते कि धन की कमी का असर बच्चों पर ना पड़े, पर उनका क्रोध कभी कभी माँ पर बरसता। अपनों द्वारा धोखा मिलने के कारण लेखिका के पिता का स्वभाव शक्की हो गया था। इस स्वभाव की चपेट में परिवारजन भी आ जाते। लेखिका बताती हैं कि उनके परिवार में उनके परिवारीजनों ने उनके पिताजी को धोखा दिया था, जिसकी वजह से उनके पिताजी का स्वभाव ऐसा हो गया था कि वे सभी पर एक शक सा करते थे। लेखिका बताती हैं कि उनका रंग काला था, जबकि उससे 2 साल बड़ी बहन सुशीला बहुत ही गोरी थी, जिससे उनकी तुलना की जाती थी। इससे लेखिका के मन में हीन भावना उत्पन्न हो गई थी। वे लिखती हैं कि नाम, प्रतिष्ठा, सम्मान पाने के बाद भी लेखिका कभी भी उस हीन भाव से उबर नहीं पाई। लेखिका अपनी किसी भी उपलब्धि पर विश्वास यानी भरोसा नहीं कर पाती थी। कहीं ना कहीं उनके पिता के शक्की स्वभाव की झलक भी वो स्वयं में पाती है। यहाँ पर पेरेंट्स से आप लोगों की मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आपके 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, तो उनमें आपस में कभी भी तुलना ना करें। हर बच्चा अपने आप में यूनिक होता है, उनको समझने की कोशिश करना ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि यदि हम बचपन में ऐसा नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं ये बच्चे के व्यक्तित्व के विकास में बाधा बनती है। हर बच्चा अपने आप में यूनिक है, हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ क्वालिटी ईश्वर ने दी हुई होती है। तो चलिए आगे देखते हैं कि पाठ का सारांश क्या कहता है। कि लेखिका की माँ में धैर्य और सहन शक्ति बहुत थी। ऐसा लेखिका बताती हैं कि उनकी माँ जो थी वो भले ही पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उनमें धैर्य और सहन शक्ति बहुत थी। वे पिता के क्रोध को अपना भाग्य मानकर सहा करती थी। वह बच्चों की उचित अनुचित फरमाइशों को पूरा करती थी। वे कभी अपने लिए कुछ न चाहती न मांगती, बल्कि देना ही चाहती थी। इसके बाद लेखिका अपने पास पड़ोस के विषय में बताती हैं कि पास पड़ोस भी एक परिवार की तरह ही था। आजकल के फ्लैट कल्चर से कहीं गुना अच्छा समय वो उन दिनों को मानती हैं। जैसे कि आजकल हम लोगों ने भी देखा होगा, सोसाइटीज़ में बड़ी बड़ी हाईटेक सिटीज़ जो होती हैं, उसमें बगल के फ्लैट में ही क्या होता है कुछ पता नहीं रहता है लोगों को। पड़ोस में कितने लोग हैं, फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, उनके कुछ नहीं जानते। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं ये सोशल नेटवर्किंग साइट में लोग मोबाइल में इतने उलझ गए कि अपने आस पड़ोस में कौन रह रहा है या कोई फंक्शंस हो रहे हैं उस दौरान उनसे मिलना बात करना पसंद ही नहीं करते हैं। जबकि पहले के समय में ऐसा था कि पड़ोस तो छोड़िए, गाँव में भी यदि कहीं गाँव के किसी एक कोने में या शहर के किसी एक कोने में कुछ होता था तो एक दूसरे को लोगों को पता होता था और लोग एक दूसरे से भावनात्मक रूप से जुड़े भी होते थे। आजकल के फ्लैट कल्चर को लेखिका उचित नहीं मानती हैं। लेखिका की बड़ी बहन की शादी हो जाने पर और उनके भाइयों के नौकरी के संबंध में बाहर चले जाने पर वे स्वयं के व्यक्तित्व को समझ पाईं। लेखिका के पिता हालांकि उन्हें रसोई तक सीमित रखना चाहते थे, परंतु घर में होती राजनीतिक चर्चाएं एक विशेष वातावरण को तैयार कर देती। लेखिका को वे बातें समझ तो नहीं आती, परंतु देशभक्तों, शहीदों की बातें उन्हें आंदोलित जरूर करती। मतलब कि लेखिका ये कहती है कि उस समय मेरी बुद्धि इतनी परिपक्व नहीं थी कि हम उन राजनीतिक चर्चाओं को, नीतियों को समझ पाती, लेकिन हाँ, इतना समझ में आता था कि देश हमारा गुलाम है और हमारे देश में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्हें हम देशभक्त और शहीद कहते हैं, तो वे हमारे देश के लिए सब कुछ लगाने के लिए तैयार है, अपना जीवन समर्पित करने के लिए तैयार है। तो ऐसी बातें जब लेखिका सुनती तो उनके मन में भी देश सेवा के लिए उमंगें उठने लगती। कॉलेज में फर्स्ट ईयर में प्राध्यापिका शीला अग्रवाल से लेखिका का परिचय हुआ। उन्होंने लेखिका को साहित्य जगत से भेंट करवाई।
वह शरद, प्रेमचंद्र, जैनेन्द्र, अज्ञेय, यशपाल, भगवती चरण वर्मा के साहित्य को पढ़ने के लिए प्रेरित किया। तब लेखिका उस साहित्य को जितना समझ सकती थी समझा। यहाँ पर यह बात सही है कि कहा जाता है कि किसी भी व्यक्ति के चरित्र में, व्यक्तित्व में, निर्माण में दो लोगों का बहुत बड़ा हाथ होता है। एक तो उसके परिवार का, दूसरा उसके विद्यालय का। तो सबसे पहले उसका स्कूल जो होता है, उसका परिवार होता है, वहाँ से वो बहुत कुछ सीखता है। तो लेखिका बताती हैं कि किस तरह से उनके परिवार का वातावरण था जहाँ से उन्होंने बहुत कुछ सीखा, और उसके बाद वे बताती हैं कि जब वो अपनी शिक्षा प्राप्त कर रही थी तो किस तरह से उनके जीवन में शीला प्राध्यापिका जो हैं उनका एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा, और उन्होंने किस तरह से साहित्य के साथ साथ देशभक्ति की उमंगें उनमें भर दी। वे दिन 46-47 के तीव्र स्वतंत्रता संग्राम के थे। किसी का भी घर में बैठना संभव न था। लेखिका के युवा रक्त को शीला अग्रवाल ने लावे में बदल दिया। लेखिका भी आंदोलन में जुट गई, हड़तालें करवाती, नारे लगवाती, सड़कें नापती। इन सब का जब उनके पिता विरोध करते तो वे उनसे बहस करती। यह बहस का सिलसिला राजेंद्र यादव से विवाह करने के बाद भी चलता रहा। मतलब यहाँ पर जो राजेंद्र यादव जिनका नाम आया है वे लेखिका के पति हैं, और जब लेखिका ने उनसे विवाह किया तो उस समय भी उनके पिता ने इस बात का विरोध किया। तो लेखिका लिखती है कि ये जो बहस उनके पिता से चलती रही, तो वो शादी से पहले बचपन से जो बहस चलती रही वो शादी के बाद भी इसी तरह से वो बहस का जो सिलसिला था वो चलता रहा। लेखिका की गतिविधियों को लेकर प्रिंसिपल का शिकायती पत्र जब घर पहुंचा तो पिताजी बहुत क्रोधित हुए। लेखिका डर के कारण पड़ोस में जा बैठी। जो पिता क्रोधित होकर कॉलेज गए, लौटते समय खुश होकर तारीफ करते हुए लेखिका का समर्थन कर रहे थे। लेखिका को तो अपने कानों पर विश्वास तक न होता था, क्योंकि पहले उनके पिताजी को ऐसा लग रहा था कि जब वो शिकायती पत्र आया कि कॉलेज में जाकर उनकी जो प्रिंसिपल है वो लेखिका के विषय में बहुत कुछ बोलेंगी, हालांकि बोला भी, लेकिन उस बोलने में ध्वनि ये निकल रही थी कि कहीं ना कहीं पूरा कॉलेज लेखिका की बात का समर्थन करता था, लेखिका की देशभक्ति को मानता था। उनकी प्रिंसिपल के ये कहे शब्द कि सारी छात्राएं लेखिका की बात मानती हैं, मन्नू की बात मानती हैं, इस बात से उनके पिता को बड़ा गौरव हुआ कि उनकी पुत्री देशभक्ति के कामों में लगी हुई है, और इतनी सार्थकता से लगी हुई है कि सभी लोग उसकी बात को न केवल स्वीकारते हैं बल्कि उसकी बात को मानते भी हैं। लेखिका बताती हैं कि आज़ाद हिंद फौज के एक मुकदमे के लिए सभी जगह हड़ताल का आह्वान था। उसी समय लेखिका की गतिविधियों को लेकर लेखिका के पिता के मित्र ने शिकायत की। लेखिका के पिता के एक मित्र थे, उन्होंने आकर लेखिका के विषय में शिकायत कर दी कि मन्नू की मत मारी गई है, हड़तालें करवाकर हुड़दंग मचा रही है, वे तो आग लगाकर चले गए। ऐसा सब कहकर वो उनके पिता के पास से चले गए। अब उनके पिताजी को तो बड़ा क्रोध आ गया। पिता सारे दिन क्रोध में बैठे रहे। लेखिका को यह सब पता ना था। वे जब घर लौटी तो उनके पिताजी के एक दूसरे मित्र थे जो कि अजमेर के बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, जिनका नाम था श्री अंबालाल जी, वो घर बैठे हुए थे। उन्होंने जैसे ही मन्नू को देखा, न केवल मन्नू का स्वागत किया बल्कि लेखिका की बहुत तारीफें भी की, जिसे सुनकर उनके पिता को लेखिका पर बहुत गर्व हुआ। उन्होंने बताया कि किस प्रकार मन्नू का भाषण सुनकर अंबालाल जी घर आए हैं। लेखिका अंबालाल जी की तारीफ के विषय में लिखती हैं कि उस उम्र में मेरा भाषण कैसा रहा होगा, यह तो अंबालाल जी का स्नेह था जो प्रशंसा का कारण बना, या फिर यह हो सकता है कि उस समय एक लड़की का बेझिझक मंच पर इतना बोलना उनकी प्रशंसा का कारण रहा। लेखिका बताती हैं कि उनके पिता अपनी विशेष छवि बनाने की लालसा भी रखते थे, तो दूसरी ओर सामाजिक छवि के प्रति भी सजग रहते थे। मतलब वे ये भी चाहते थे कि हाँ, कुछ एक विशेषता हो उनके बच्चों में, उनमें, लेकिन इसके साथ वे ये भी चाहते थे कि उस विशेषता के चक्कर में ऐसा ना हो कि समाज में कहीं ना कहीं छवि धूमल हो जाए। जैसे आजकल लोग करते हैं ना, बच्चों आपने देखा होगा कि कितनी पब्लिसिटी के लिए कोई कुछ भी करने के लिए तैयार है, सस्ते से सस्ता, गंदे से गंदा काम करेंगे ताकि लोग उन्हें जाने, पब्लिसिटी हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है, प्रसिद्धि का मतलब ये नहीं कि ये तो सस्ती और गंदी प्रसिद्धि होती है। आप अच्छा काम करें, वो प्रसिद्धि धीरे धीरे मिलेगी, लेकिन वो मजबूत होगी। अपने आप को नीचे गिराकर, अपने चरित्र को नीचे गिराकर जो प्रसिद्धि मिलती है उसको हम प्रसिद्धि नहीं कह सकते हैं। ऐसा ही लेखिका के पिता का मानना भी था। कॉलेज प्रशासन ने शीला अग्रवाल जी को मई 47 में कॉलेज का अनुशासन बिगाड़ने के आरोप में एक नोटिस दिया। उनको दिए गए इस नोटिस का छात्राएं विरोध ना करें, इसलिए कॉलेज में 3rd ईयर की कक्षाएं बंद करके 2-3 छात्राओं के प्रवेश पर भी रोक लगा दी गई। तब लेखिका और उनके सहयोगियों ने कॉलेज के बाहर ही हुड़दंग मचाया। कॉलेज को अगस्त में 3rd ईयर की कक्षाएं खोलनी पड़ी। इस जीत की प्रसन्नता तो थी, लेकिन
लेखिका लिखती हैं कि यह खुशी स्वतंत्रता प्राप्ति की खुशी के सामने बहुत कम थी। क्यों? क्योंकि 15 अगस्त 1947 को हमारे देश को पूरी तरह से स्वतंत्रता मिल गई थी। तो बच्चों, यहाँ हुआ इस पाठ का सारांश। आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। बहुत कम शब्दों में मैंने कोशिश की है कि ये पूरे पाठ का सारांश आपको समझा सकूँ। अगर आपको ऐसा कुछ लगता है कि इसमें कोई डाउट्स रह गए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उसको भी क्लियर करूँगी। हालांकि मैंने पूरी कोशिश की है कि इसका कोई पहलू छूट ना जाए। और अब आपके लिए प्रश्न उत्तर आपको कैसे लिखना है, नोट्स कैसे बनाना है, उसके लिए अगला वीडियो मैं बनाने वाली हूँ। बहुत जल्दी अगला वीडियो भी आपके सामने आएगा। तब तक इस वीडियो को सुनते रहें, क्योंकि इस वीडियो को जब आप सुन लेंगे तो प्रश्न उत्तर आपको रटने नहीं पड़ेंगे। जैसा हमेशा कहती हूँ, आपको बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। तब तक आप स्वयं भी इस चैप्टर को करते रहें और अपने फ्रेंड से शेयर भी कर दें। थैंक यू।